धात संस्था का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे तो विस्तार में ये जो एनजीओ है धाद, इसके बारे में ये पदाधिकारी बताएंगे, लेकिन धाद एक गढ़वाली शब्द है जिसमें आवाज़ लगाना या आह्वान करना, धय लगाना, कि आवाज़ लगा के गांव समाज को इकट्ठा करना, जब एकत्रित हो जाते हैं लोग तो विचार विमर्श करना और किस प्रकार से हम गांव समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर चर्चा परिचर्चा और उसको कार्यान्वित करना, ये धात का मकसद है। लेकिन इसी धात एनजीओ के माध्यम से आपने उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया, एक नींव का पत्थर रखा है, जो आने वाले समय में जब भी पर्यावरण के संबंध में या शिक्षा के संबंध में बात होगी तो कहीं ना कहीं धात का जिक्र जरूर होगा, उसको आप अनदेखी या अनदेखा नहीं कर पाएंगे। सम्मानित साथियों, हमारे बीच सर मैं करेक्शन कर दूं, एनजीओ नहीं है धात, हाँ, एक सामाजिक संस्था, ठीक, गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेता। तो ये जो सामाजिक संस्था है धात, इसका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच गोरखा प्रकोष्ठ के कांग्रेस के अध्यक्ष उपस्थित अनिल बस्ते जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आपके साथ में राजीव जी हैं, सूरज जी हैं, विनोद भाई हैं, अभी मोहन भाई हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। किन्हीं कारण से हमारी प्रधान जी व्यस्त होने के कारण नहीं पहुँच पाई हैं, उनके पति यहाँ मौजूद हैं, नेगी जी, मैं आपका भी यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। साथियों, इससे पहले कि धात के लोग इस कार्यक्रम को शुरू करें, मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि जो धात के लोग यहाँ पे आए हैं वो गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें और जो सज्जन पुष्प चढ़ा के उनका महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। आप भी चलो फूल, फूल भी फूल। अभी बात हो रही थी, मैं किसी सज्जन से पूछा था कि भाई हरेला का पर्व चल रहा है, हरेला का नाम सुना? तो वो कहने लगे नहीं, हमने तो हरेला सुना ही नहीं। हाँ, तो मैंने कहा ये बेसिकली कुमाऊं से शुरू हुआ था। आज तो वैज्ञानिक युग है, हमारे सैटेलाइट दूसरी चीज़ें बता देते हैं कि इस सीजन में कितनी बरसात होने वाली है, कितनी कम होगी, कितनी औसत होगी, कितनी ज़्यादा होगी। मिट्टी का परीक्षण हो जाता है कि इस मिट्टी में कौन सी फसल हो सकती है। तो जो पुराने रीति रिवाज थे, पुराने लोग थे, वो एक प्रयोग करते थे कि जैसे सीजनल जो खेती होती थी उनका बीज रोपण किया जाता था किसी पत्ते उत्ते के उसमें टपरी बना के, और जो सबसे ज़्यादा जिसके बीज उगते थे तो उस साल उसी फसल को उगाया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं खेतियाँ कम हो रही हैं, जो जंगल थे उजड़ रहे हैं, कट रहे हैं विकास के नाम पे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ा रहा है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पौधे तो लगाएं, एक परिवार एक पौधा का रोपण कर दे, लेकिन पौधा लगाने के साथ साथ हम पौधे की देखभाल भी कर लें, उसको बचा दें। तो मेरे ख्याल से एक पौधा ही, जैसे एक बेटा एक पुत्र है ना, उसकी जो हमारे लिए करेगा ना, वो पौधा भी हमारे लिए उतना कर जाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करने के लिए धात के जो पदाधिकारी उनको अपना माइक सौंपता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद डोभाल जी। आज यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिजन, हम सभी का, जितने भी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप सबको हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को तहे दिल से नमस्कार। मैं धात की ओर से आशा डोभाल
मैं सबसे पहले आपको हमारे जो धाद के साथी हैं, हमारी जो धाद की टीम है, उनसे परिचय कराना चाहती हूँ। परिचय के बाद हम आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। तो हमारे साथ में हैं श्री गणेश उनियाल जी, जो हमारी आइए, मैं सोचूंगी आप मंच पे साथ साथ मंच पे भी आते रहें, जो हमारी धाद संस्था के उपाध्यक्ष हैं। और हमारा एक कार्यक्रम चलता है एक कोना कक्षा का, जिसमें हम विद्यालयों के लिए बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, लाइब्रेरी देते हैं, उसका संयोजन आप करते हैं। तो उसके संयोजक हैं श्री गणेश डोभाल जी। हमारे साथ में हैं दयानंद डोभाल जी, जो हमारा हरेला वन के अंतर्गत एक बाल वन कार्यक्रम शुरू हुआ है बनियावाला हाई स्कूल में। हमने 100 पौधे लगाए हैं वहाँ पर, तो उसके संयोजक हैं दयानंद डोभाल जी। हमारे साथ में हैं महावीर सिंह रावत जी। हमने एक फूलों की ढाल बनाई है भगवंतपुर में, बोगनवेल लगाई थी हमने, 100 बोगनवेल वहाँ पर, तो उसका संयोजन करते हैं महावीर सिंह रावत जी। और धाद की ओर से हमारे साथ हुआ है नारे बोल बोल के। हमारे साथ में है साकेत रावत जी, जो कैमरा लेके आपके सामने हैं, जो एक सजग प्रहरी हैं धाद के, हमेशा हर जगह उपस्थित रहते हैं और इनकी खासियत है कि ये सबसे पहले पहुंचते हैं। हमारे साथ में है शुभम, ये रेडियो जॉकी भी है और हमारा ये टेक्निकल कार्य यही देखता है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, साथ में हैं प्रधान जी, तो आई नहीं हैं पर उनके श्रीमान जी उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो भी आएँ और बैठिए, आइए कोई बात। तो इस हरेला के पर्व पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, सब अपने हैं यहाँ, तो सब अपने हैं और किसी को कुछ बुरा भी नहीं लगेगा कि हम नहीं बैठे या नहीं बैठे, तो सब एक साथ हैं। और ये सबसे यहाँ की खासियत है कि जब बात करते हैं, मिलकर चलते हैं, तो सब साथ मिलकर चलते हैं। तो जहाँ भी बैठे हैं हम सबका सम्मान करते हैं। हरेला मनाने का जो हमारा मकसद है, ये आप भी जानते हैं कि ये प्रकृति का पर्व है और इस प्रकृति पर्व को बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। हम अपने त्यौहार भी अच्छे से मनाते हैं, होली, दीपावली सब मनाते हैं, लेकिन उत्तराखंड का जो लोक पर्व है, हम में से कोई नहीं जानता था कि कौन से लोक पर्व हैं उत्तराखंड के। तो ये उत्तराखंड के लोक पर्व को मनाने के लिए हम सब लोग आपके बीच में आए हैं। जैसे कि डोभाल जी ने बताया था, धाद, धै लगाना, आवाज देना, हम सब आपको पुकार रहे हैं कि आप आइए और हमारे साथ जुड़िए और इस धरती पर अच्छा काम कीजिए। क्योंकि अच्छा काम करने के लिए, नेक कार्य करने के लिए अकेला इंसान नहीं चल सकता, उसको जब सबका सहयोग चाहिए होता है और बिना समाज के सहयोग के कुछ नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर के हम सबका सहयोग करें और हरेला पर्व को मनाने के लिए हर साल हमारे साथ खड़े रहें। तो जो हरेला पर्व है, ये क्या है, अभी जैसे बता रहे थे डोभाल जी की, उसमें हम बो देते थे, कुमाऊं में ये त्यौहार चलता था, तो हम उसमें पौधे बोते थे छोटी छोटी बर्तनों में, और जो फसल अच्छी होती थी उसी को हम उस साल बोते थे। तो हरेला जो है कि हरियाली का पर्व है, प्रकृति से जोड़ने के लिए धाद ने एक मुहिम शुरू की है कि जो त्यौहार होता था वो तो है ही है, लेकिन हम उसको हरियाली से जोड़ें और अपने इस देश को, अपनी इस धरती को हरा भरा करें। क्योंकि ये इस समय का जो मौसम है, यह धरती के श्रृंगार का समय है। इस समय धरती अपने पूरे, ये देखिए चारों तरफ हरियाली फैली है। गर्मी में कैसे सूखा सूखा रहता था, आप ये जंगल भी हैं इधर, तो फिर भी थोड़ी हरियाली मिल जाती होगी, इधर सूखा ही रहता है। तो इस हरियाली के पर्व को हम लगातार 16 जुलाई से हमने शुरू किया था और 17 अगस्त तक हम इसको पूरा करेंगे। और हम हर जगह जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, गली मोहल्ले में जाते हैं, और उसी के तहत आज आप लोगों ने हमें यहाँ आमंत्रित किया। इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और मनाते रहेंगे हरेला को। धाद की इस यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, ये 35-36 साल पुरानी जो ये संस्था है, ये केवल समाज के सहयोग से चलती है। अभी जैसा कि साकेत रावत जी बता रहे थे कि ये NGO नहीं है,
क्योंकि एनजीओ जो होता है वो सरकार की मदद देता है, सरकार के उससे चलता है, और हम सरकार के उसमें नहीं आना चाहते, क्योंकि अगर हमने सरकार से मदद ले दी तो हमें उनके दबाव में रहना पड़ेगा, वो जो कहेंगे हमें करना पड़ेगा। इसलिए हम पूरी तरह से एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करते हैं और समाज के सहयोग से ही चलते हैं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले गणेश उनियाल जी से निवेदन करूंगी कि आप सबको धात के बारे में बताएं, लेकिन धात के बारे में बताने से पहले मैं चाहूंगी कि सब लोग थोड़े से नारे भी लगा लें। एक दे दो सबको, अच्छी फोटो भी अच्छी आ जाएगी। ये नारे हमने हरेला के इसलिए खुद ही बनवाए हैं। इसमें एक नारा है, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। मैं बोलूंगी चप्पा चप्पा हरा करेंगे, आप बोलेंगे हरियाली से धरा भरेंगे। ऐसे सा और दूसरा नारा है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। अरे चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। अरे क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार, ये है जंगल के उपकार। मिट्टी पानी और बयार, ये है जंगल के उपकार। एक नारा आपके साथ में है, वृक्ष लगेंगे जब हर साल तब होगी दुनिया खुशहाल। वृक्ष लगेंगे जब हर साल तब होगी दुनिया खुशहाल। वृक्ष लगेंगे जब हर साल तब होगी दुनिया खुशहाल। वृक्ष लगेंगे जब हर साल तब होगी दुनिया खुशहाल। ये साथ में आमंत्रित करना चाहूंगी श्री गणेश उनियाल जी को कि वो धात के विषय में आपको पूरी जानकारी दें। धन्यवाद मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार और हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरेला के बारे में थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे, बाकी अभी थोड़ा विस्तार से भी बताया जाएगा कि हम हरेला के अंदर क्या क्या काम करते हैं। धात का जैसे भी मैडम ने बताया कि धात का अर्थ होता है एक समूह का आवाज़ देना। पहाड़ी भाषा में एक शब्द होता है धय। धय का होता है कि जैसे हम किसी एक व्यक्ति को आवाज़ लगाते हैं तो वो धय कहलाता है, और जब पूरे गांव वालों को आवाज़ लगाते हैं तो उसे धात कहा जाता है। तो धात पहाड़ों में क्या होता था कि फ़ोन के साधन नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, तो एक जगह पे जा करके ऊंची सी जगह पे जाके पूरे गांव का आवाज़ दे दी कि भाई आ जाओ, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये काम करना है। तो इसको धात कहा जाता है। उत्तराखंड में धात जो है 1987 से काम कर रही है, और 1987 में जब इसका गठन हुआ था तो दिल्ली में कुछ लोग कवि लोग थे, उन्होंने इसका गठन किया था, और उन्होंने तब एक मासिक पत्रिका गढ़वाली में निकलती थी धात के नाम से ही वो निकाली थी। उसके बाद धीरे धीरे धात के कार्यों का विस्तार होता गया, और आज की तारीख में हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं और वो रेगुलर बेस पे चलते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब चला दिया फिर कल नहीं है, वो रेगुलर बेस पे चलते हैं। इसमें सबसे पहला कार्यक्रम हमारा है धात का एक कोना कक्षा का, जो कि स्कूलों के लिए, जो सार्वजनिक स्कूल हैं, सरकारी स्कूल जो हैं, क्योंकि वहाँ पे सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव रहता है और वहाँ के बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यद्यपि सरकार बहुत प्रयास कर रही है शिक्षा के ऊपर, लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि समाज इसमें अपना योगदान कैसे दे सकता है। तो हमने लोगों का आह्वान किया, हमने कुछ किताबों का चयन किया, कुछ एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम बनाया कि जिसमें कि हम बच्चों को कुछ कहानी की किताबें और बच्चों की जो मासिक पत्रिका होती है, बाल पत्रिकाएं, क्योंकि वो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को, तो वो महंगी भी होती हैं और आसानी से हर परिवार उनको उपलब्ध भी नहीं करवा सकता। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस काम को करें।
तो हमने समाज का आह्वान किया कि आप आइए और हमारे साथ में इस काम को मिल करके करिए। तो हमने स्कूलों में किताबें भेजनी शुरू की, मिनी लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी एक हमने अपनी बनानी शुरू की और लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और ऐसा भी वाकया है कि बहुत से लोग ऐसे थे कि जो पहाड़ में अपने गाँव को भूल चुके थे, गाँव का नाम तक नहीं जानते थे। उनको भी जब हमने कहा कि आप अपने गांव से जुड़ सकते हो, तो उन्होंने भी कहीं से इधर उधर से ढूंढ के गांव का नाम निकाला और हमने उनके गांव में उनके नाम से कोना स्थापित किया। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। और अभी तक हम जो है पूरे उत्तराखंड में हर ज़िले में 800 ऐसे स्कूलों कोने लगा चुके हैं और उनमें हम हर साल 5 से 6 लाख रुपए की किताबें स्कूलों में भेजते हैं। इसका निरंतर हम विस्तार कर रहे हैं और उत्तराखंड के हर ज़िले में हमारी पहुँच है। तो इस तरह से हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। दूसरा हमारा कार्यक्रम है, और ये जो हमारे एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जैसे अभी बताया कि हमारा एनजीओ नहीं है, हम कहीं से कोई फंडिंग नहीं लेते हैं। हम पूरा पैसा हमारा समाज के लोग, जैसे मैंने बताया कि 800 कोने हम स्थापित कर चुके हैं, तो इसके लिए ये 800 लोग इसमें योगदान कर रहे हैं। ये 800 कोने 800 अलग अलग लोगों ने लगाए हैं। तो हमारा सरकार से कोई पैसा, हम कहीं से किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कोई हम पैसा इस तरह का नहीं लेते। हम अपना छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से ही हम अपने कार्यक्रम चलाते हैं। दूसरा कार्यक्रम है हमारा पुनरुत्थान के नाम से। आप लोगों को पता होगा कि केदारनाथ में आपदा आई थी और उस आपदा में बहुत घर बर्बाद हो गए थे। बच्चों की स्थिति ये हो गई थी कि किसी के तो माता पिता दोनों ही नहीं रहे थे, किसी के अधिकांश के पिता उस आपदा में मारे गए। तो उस समय जब सभी लोग वहाँ मदद के लिए पहुँचे, तो वहाँ फिर कुछ दिन के बाद ये बात निकल के आई कि भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी, रहने की व्यवस्था भी जिनकी ख़त्म हो गई तो उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। तो धाद ने इस पुनरुत्थान का कार्यक्रम शुरू करने का विचार किया, निर्णय लिया कि हम कुछ इस तरह का कार्यक्रम करें कि जिससे कि हम उन बच्चों को पढ़ाई में मदद कर सकें। तो उसको एक पुनरुत्थान के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया। और उस समय जब वहाँ पर उन बच्चों की ढूंढ की गई कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है और गरीबी की वजह से पढ़ाई पे संकट आ रहा है, तो उस समय 175 से अधिक बच्चे वहाँ पे ढूंढे गए थे। और धाद के सहयोगियों ने, धाद के साथ में और संस्थाएं भी कुछ जुटी और धाद ने इसमें लीडिंग रोल प्ले किया। और उसके बाद जो है उन 175 से अधिक बच्चों को 800 रुपये महीना देना शुरू किया गया। ये सहायता आज भी जारी है। हालांकि अब उनमें से अधिकांश बच्चे पढ़ के निकल गए हैं और 52 बच्चे अभी भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब हमने इसमें एक चीज़ और कर दी है कि केदारनाथ आपदा के अलावा किसी भी तरह की आपदा में किसी ने अपने पिता को खो दिया बच्चे ने और उसकी शिक्षा के ऊपर संकट है, तो उसकी हम मदद करते हैं। तीसरा हमारा हरेला, आप देख ही रहे हैं, हरेला का कार्यक्रम चलता है। मातृभाषा, जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं, उनके ऊपर भी हमारे कार्यक्रम चलते हैं। साहित्य के ऊपर हमारा काम चलता है। उत्तराखंड का एक बाल पर्व है फूलदेई, जिसको कि लोग बिसरा चुके थे। आप लोगों में से शायद कुछ लोग जानते होंगे। चैत के महीने में बच्चे दहलीज पे फूल डालते हैं और उस परिवार के लिए शुभकामनाएं करते हैं। तो ये पहाड़ों में पहले बहुत प्रचलित था, लेकिन अब पलायन ने सब कुछ खो दिया है असल में। और पलायन के साथ में दिक्कत ये हुई कि हम जहाँ जहाँ गए वहाँ हम अपने संस्कृति को नहीं ले गए। ये सबसे बड़ी दिक्कत रही कि हमने अपनी संस्कृति को वहाँ नहीं पहुँचाया, वहाँ पे उसको फॉलो नहीं किया, वहाँ पे उसका पालन नहीं किया। तो हमने इसके ऊपर भी काम किया। तो हम फूलदेई के ऊपर भी काम करते हैं, क्योंकि हम स्कूलों से जुड़े हुए हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो हम फूलदेई के ऊपर भी काम करते हैं। तो इस तरह से हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। और ये जो पुनरुत्थान कार्यक्रम है, ये पुनरुत्थान कार्यक्रम भी पूरा समाज के सहयोग से चलता है। हमारे सारे कार्यक्रम सामाजिक सहयोग वाले हैं। तो पुनरुत्थान में भी कोई 800 रुपये महीना अकेला कोई व्यक्ति देता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 100 रुपये महीना दे करके फिर 800 इकट्ठे हुए तो एक बच्चे को दे दिए। तो इस तरह से हमारे कार्यक्रम चलते हैं। तो इस तरह से धाद जो है लगभग 38 साल होने को आ रहे हैं और 38 सालों से समाज के बीच में है और समाज के साथ, समाज के सहयोग से ही सारे कार्यक्रम अपने करती है। तो मैं समझता हूँ कि धाद के बारे में मैं आपको जानकारी दे पाया हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दुनियाल जी। हमारे बीच में हमारे एक धाद के एक और साथी उपस्थित हुए हैं, श्री सुशील पुरोहित जी, जो हमारे हरेला वन के सचिव हैं। आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। जैसे कि उनियाल जी ने बताया, अभी पुनरुत्थान के अंतर्गत हमने इतने बच्चों को गोद लिया है और अब तक
जब से आपदा आई थी तब से 3-4 साल से लगभग जो है हम कंटिन्यू उनको पैसा दे रहे हैं और इस समय अब तक जो है धार 45 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुकी है बच्चों के अकाउंट में। तो बच्चे उससे पढ़ रहे हैं, बच्चों को लाभ मिल रहा है और यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो ग्रेजुएशन में आ गए हैं, तो ग्रेजुएशन में अगर वो करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग उनकी तब भी मदद कर रहे हैं। अभी हमारे एक जगमोहन सिंह रावत जी हैं कोटद्वार के, तो जिस बच्ची को वो 800 रुपये महीना दे रहे थे उसकी इच्छा थी कि मैं नर्सिंग का कोर्स करूं, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो उस बच्ची को अपने घर पे लाए और उसको नर्सिंग का कोर्स कराने के लिए उन्होंने एडमिशन दिलाने का वो किया। लेकिन जब एडमिशन दिलाने के लिए ले गए तो जहाँ से वो कोर्स करना चाहती थी नर्सिंग का, उनको सब पता चला कि कैसे कैसे बच्चों की स्थिति है, कौन क्या कर रहा है, तो उन्होंने उस बच्ची को फ्री में पढ़ाने के लिए कि फ्री में हम इसको कोर्स कराएंगे नर्सिंग का, तो वो आज बच्ची जो है उनके घर में रह रही है और वहीं से कोर्स कर रही है। तो संस्था का काम केवल परोपकार है, लोगों की भलाई करना। और ये जो काम हम कर रहे हैं ये केवल हम 100 रुपये मासिक, 100 रुपये महीना कुछ भी नहीं होता। अगर हम किसी की मदद करना चाहें 100 रुपये मासिक का अंशदान दे करके हम किसी एक बच्चे की वैसे मदद कर सकते हैं कोना कक्षा का लगा करके, और अगर हम वैसे मदद करना चाहें तो 800 रुपये महीना देकर हम उस बच्चे की शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा भी फूलदेई को भी कोई नहीं जानता था, हम लोग तो नहीं जानते थे सच में, लेकिन पहाड़ों के बच्चे फूलदेई का त्योहार मनाते थे। सुबह सुबह उठ करके फूल डालते थे लोगों के घरों पे जाकर के, जब तक लोग उठते भी नहीं थे तब तक वो देली में फूल डाल करके आ जाते थे, और उसके बाद जब लोग उठते थे तो उसको थोड़ा उनको कुछ पैसे और गुड़ वगैरह देते थे, अनाज भी देते थे। फिर वो सब पूरा 1 महीना घूमते थे और इकट्ठा करके संक्रांति के दिन फिर वो उसका सब जो सामान उनको मिला है वो अपने खाना पीना बनाते थे और वही सब बच्चे मिलकर के उसको खाते थे। तो ये त्योहार चल रहा था, तो हमने इस त्योहार को बच्चों के स्कूल से जोड़ना चाहा कि स्कूल में भी बच्चे मनाएं और अपने स्कूल के दरवाजे पे वो फूल डालें, घर में तो डालें लेकिन स्कूल के दरवाजे पे भी। फिर हमने 10,000 सीट्स ड्राइंग की सीट्स हमने छपवाई और वो ड्राइंग सीट्स हमने सब स्कूलों में भेजी कि वहाँ पर जो है बच्चे फूलदेई से संबंधित चित्र बनाएं और कविताएं लिखें, कहानी लिखें कि वो फूलदेई क्या है, कैसे है, वो कैसा समझते हैं उसको, उनके दिमाग में फूलदेई का त्योहार क्या है। तो बच्चों ने ड्राइंग्स बनाई और वो सब हमारे पास उन्होंने 1st, 2nd, 3rd की ड्राइंग्स स्कूल यहाँ से भेजी हैं। फिर अब उनका जिस दिन की संक्रांत वाला हमारा अंतिम कार्यक्रम होगा हरेला का, उस दिन हम उनको बच्चों को पुरस्कार वितरित करेंगे और उनको सर्टिफिकेट देंगे। तो ये सब काम हम कर रहे हैं। इसके बीच हमने एक चिट्ठी लिखो कैंपेन चलाया था, क्योंकि कोना कक्षा के बहुत सारे डोनर्स हैं जो मिनी लाइब्रेरी जिन्होंने दी है वो क्या कर रहे हैं कि बच्चों को कम से कम ये तो आना चाहिए कि हम उनको थैंक्स बोल सके जिन्होंने हमारे लिए किया है। तो वो थैंक्स बोलने के लिए हमने उनको किताबें, कैसी किताबें हैं, तुम्हें कैसी लगी, तुम और क्या चाहते हो, कौन सी किताब तुमको चाहिए, उसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी सब डोनर्स को और 300-400 लेटर हमारे पास आए। उनमें से हमने 100 जो बेस्ट थे उनको छांटा और उन बच्चों को हमने पुरस्कृत किया। तो हम केवल ये काम कर रहे हैं, स्कूलों में बच्चों को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि बच्चे आगे आएं और अपनी बात कह सके, अपने मन की बात बोल सके, और जो समाज सेवी जो समाज का भला करना चाहते हैं, जो समाज में अपना योगदान देना चाहते हैं और वो नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए भी हमने ये कार्यक्रम चलाए हैं। हरेला का कार्यक्रम है, हरेला भी हम इसी तरह चला रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं पेड़ लगाने के लिए उनके पास जगह नहीं है। शहरों में 100 गज, 150 गज, 200 गज, हद से 300 गज में लोगों ने मकान बनाए हैं, लेकिन पेड़ लगाने के लिए उनके आसपास जगह नहीं है। तो हमने लोगों का आह्वान किया है कि वो 100 रुपये मासिक देकर के आप जहाँ भी चाहें आपके नाम के साथ आपका पेड़ वहाँ पर लगेगा और उसकी सुरक्षा की गारंटी भी हमारी है। हमने एक मजदूर, एक लड़का रखा हुआ है, वो उन पौधों की देखभाल करता है, उनमें खाद पानी डालता है और उनको बड़ा करता है। हमने कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे किया, कौन सा हरेला वन बनाया, उबाल वन बनाया, स्मृति वन बनाया, उसके बारे में मैं चाहूँगी कि दयानंद डोभाल जी जो है उसकी जानकारी हमें थोड़ी सी दें। धन्यवाद मैडम। उपस्थित सभी महानुभाव और मातृशक्ति को धात की परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, जो आप लोगों ने हमें आज यहाँ ये समय दिया है आने के लिए। तो धात के विषय में आप लोगों को जानकारी जैसा कि मैडम ने और हमारे उनियाल जी ने दे दी है।
मेन उद्देश्य हमारा प्रकृति को बचाना है और वृक्ष लगाना है। तो इसी पहल में हम लोगों ने जो है देहरादून में 4 वन विकसित किए हैं, जिसमें एक स्मृति वन हमारा मालदेवता में है, जहाँ हमने जो है अपने प्रियजनों की स्मृति में पेड़ लगाए हैं। धामी जी से कुछ भूमि मिली थी, नदी का किनारा थोड़ा घेरते हुए पथरीली ज़मीन को बहुत मेहनत करके जो है उसको बनाया गया है। दूसरा जो है एक हमारा मित्र वन है जो बाला वाले में है, वो कुछ फॉरेस्ट की ज़मीन थी, खाली पड़ी थी, और कुछ पंचायती ज़मीन है, तो वहाँ पर भी हमने लगभग 50 पौधों का एक वन विकसित किया है। और बनिया वाले में एक बाल वन का बनिया वाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाल वन का एक विकास किया है। तो वहाँ पर भी जो है अभी पिछली 23 तारीख को हम लोगों ने जो है करीब 40-45 पौधे लगाए हैं, जिसमें कि अभी 100 पौधे और लगाने का हमें आदेश है। तो अब जैसे बाल वन हमने नाम रखा, तो बाल वन में हमने क्या किया, हमारा मेन एम जो है पौधे लगाने से ही नहीं है। अभी बहुत सी सामाजिक संस्थाएं, सरकार अपने पौधे लगाती हैं, उस दिन बड़ी फ़ोटो खींची जाती है और पेपरों में भी आता है। आज पौधा लगता है, शाम को बकरी उसे खा जाती है और दूसरे दिन जो है पौधा लगाने वाला बकरी को खा जाता है। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य जो है कि हम जो भी यहाँ पौधे लगाएंगे, तो इस गांव का, इस स्थान का जो है आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि उन पौधों की लगातार देखभाल करते रहें। 3 साल तक कम से कम जो है जानवर से बचाएं इसको, और जब बड़े हो जाएंगे तो एक बहुत अच्छा एक वन विकसित होगा। अधिकांश जो है इसमें फल के भी हैं, फूल के भी हैं, तो उससे एक प्रकृति सौंदर्य को और बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, फूलों की घाटी हमारे उसके रावत जी हमारे उसके संयोजक हैं। ये किस जगह बना रहे सर, ये क्या जगह है वो? भगवंतपुर। तो बहुत अच्छा स्थान है। मैं अभी पिछले दिनों गया था वहाँ पे, तो एक चारों तरफ एक पूरी ढाल है और बीच में बहुत बड़ा एक मैदान है, तो वहाँ पर भी बनाना हमने जो है निश्चित किया है, वहाँ पे भी कार्य चल रहा है। तो इस प्रकार जो है हमने वनों का और वृक्ष लगाने का कार्यक्रम हमने शुरू किया हुआ है। तो इसमें समाज का और आप सभी का जो है इंडिविजुअल सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। अधिक न कहते हुए मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद डोभाल जी। अब हमारे बीच में आज सुशील पुरोहित जी भी हैं, जो हरेला वन के सचिव हैं, जो हरेला वन की हमारी शुरुआत हुई है। तो मैं चाहूँगी कि वो भी 2 शब्द हरेला वन के ऊपर बोलना चाहिए। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। इस हरियाली के बीच में आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत सौभाग्यशाली आप लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले जगदम्बा चमोला जी की एक कविता सुन रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि जब हम इस संसार में आए तो हमने सबसे पहले क्या ली? सांस। किसने दी? प्रकृति ने, पेड़ों ने। और जिस दिन हम जाएंगे क्या बंद होगी? सांस। और जब सांस लेने के लिए पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ये जीवन का कोई आधार नहीं रह जाएगा। आप अभी किसी का चिकित्सीय परीक्षण करो, जो आपके यहाँ रह रहा है और जो शहर में रह रहा है और एक जो दिल्ली में रह रहा है, तीनों की मेडिकल रिपोर्ट बहुत अलग अलग आएगी। तो सौभाग्यशाली है कि जो आप ऐसे वातावरण में रह रहे हैं और ऐसे वातावरण को सुरक्षित और संवर्धन करने के लिए और भी ज्यादा पेड़ लगा रहे हैं। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। पेड़ों से हमारा रिश्ता आज का नहीं, बहुत जब से व्यक्ति इस धरती पर आया तब से है। मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, तो सर मैं आपको बता दूं कि वो कह रहा था कि हमारे यहाँ, हमारे परिवार में एक परंपरा है कि जैसे ही व्यक्ति पैदा हुआ उसके दाह संस्कार के लिए उसी दिन पेड़ लगा देते हैं। कि हम कहते हैं पितृ ऋण, गुरु ऋण, लेकिन प्रकृति का जो ऋण है हमें
बाल पाल पोस के बड़ा किया, सांसें दी, सब्जी दी, साग सब्जी फल फ्रूट्स ये सब दिए, हम उस ऋण को भूल जाते हैं। और उसने कहा कि हमारे यहाँ हम क्या करते हैं कि दाह संस्कार के लिए पहले से ही हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकृति का कोई ऋण हम लेके जाए। तो ये भी पेड़ों को बचाने का, जंगलों को लगाने का लोगों का एक संकल्प है। तो यही संकल्प धाद ने 2010 में शुरू करा था और आज 2023 में वही हरेला संकल्प हमारे साथी आप लोगों के साथ में लेकर के आए हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारा ये संदेश आपके माध्यम से कम 100 और लोगों तक पहुंचे। 2023 में हम आप तक पहुंचे हैं, तो 2024 में हम आपके माध्यम से और 40 गांवों में, 50 गांव में, अभी हम एक टीम में आए हैं, हो सकता है कि सामूहिक प्रयासों से आगे हमें 2-3 टीमें बनानी पड़े, क्योंकि ये आज की समाज की आवश्यकता हो गई है। जैसे शिक्षा बहुत अनिवार्य हो गई है, वैसे ही ये अवेयरनेस पर्यावरण के प्रति, पेड़ों के प्रति लोगों का लगाव, लोगों का झुकाव करने के लिए हमें उत्प्रेरक बनना पड़ेगा। तो आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद, धाद के साथियों के जज्बे को सलाम, धन्यवाद। धन्यवाद पुरोहित जी। हमारे बीच में हमारी धाद संस्था की ओर से नीना रावत जी भी आई हैं, जो कि हमारी स्मृति वन की सचिव हैं, और आप BF रावत जी हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मैडम तो रहती हैं साथ में, रावत जी भी साथ में रहते हैं। अब धाद संस्था के जितने भी लोग आए थे, आपको जानकारी दी, पौधे लगाने के लिए अवेयर किया, और हम चाहते हैं कि आपने अच्छे से सुना भी होगा और इसको ग्रहण भी करेंगे। हमारे यहाँ जहाँ भी फालतू ज़मीन पड़ी हुई है, जहाँ भी खाली है, कोशिश करेंगे कि उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं। आप में से कोई अपनी बात कहना चाहेंगे? जी को खड़ा करूं। आप प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, मैं मोहन जी है ना, मैं मोहन भाई सबसे निवेदन करूंगी कि थोड़ा सा 2 शब्द इस हरियाली को बचाने के लिए, पेड़ों का संरक्षण करने के लिए अपनी बात रखें। धन्यवाद बहन जी। सबसे पहले मैं आज धाद संस्था के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और सभी उपस्थित माताओं, बहनों और भाइयों का भी उसी प्रकार से स्वागत करता हूँ कि कम से कम आप जागरूकता से संबंधित जिस विषय पर चर्चा हो रही है, इसमें सम्मिलित हुए कुछ ज्ञान भी प्राप्त होगा और उसके साथ साथ कुछ करने की शक्ति भी अंदर से उत्पन्न होगी। मैं खुद भी गढ़वाली हूँ, चमोली मेरी जात है। मुझे खुद नहीं पता था ये हरेला क्या है। मैं आपको वास्तविकता से बता रहा, ऐसा नहीं कि झूठ झूठ बोल दिया, कुछ कर दिया। भगवंतपुर में ही मेरे ससुराल है, वहाँ के पूर्व प्रधान मेरे साले के बेटे। मुझे खुद पता नहीं कि ये हरेला है क्या चीज़। मैं भी 2-4 साल से सुन रहा हूँ। जब से उत्तराखंड बना तब से ये चीज़ें थोड़ी प्रॉम्प्ट हुई हैं तेजी के साथ। पहले यूपी में थे तो यूपी से को तो अपने होश नहीं है, यूपी का तो हिसाब किताब अब योगी जी सुधार रहे हैं। तो उत्तराखंड को कौन पूछ रहा था? हम तो एक चीज़ जानते थे, एक हमारी दीपावली मनी, एक पहाड़ी दिवाली मनी। इसके अलावा ना हमें हरेला का पता था, ना फूलदेई का पता था, ना और दुनिया भर के कितने हमारे पहाड़ों में त्योहार मनाए जाते हैं। अब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, वो नए नए शब्द आ रहे हैं जो मैंने कभी सुने ही नहीं थे जीवन में। अब ये हरेला का 2-4 साल से ज़्यादा जोर आ रहा।
तो मैं 2017 में रिटायरमेंट आया, तो मैं ऐसी जगह रहा आदिवासी क्षेत्र में, 9 साल लगातार रहा हूँ झारखंड में, नक्सल एरिया में। जो गरीब आदिवासी लोग हैं, जब सरकार ने उनके काम नहीं किए, वो लोग जिनको 2 जून का खाना अच्छे से नसीब नहीं होता है, जो जंगली चीजें, फल और मांस खा के अपना काम चला रहे हैं, उन लोगों ने 3-3, 3.5 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर सड़कें खुद के परिश्रम से अपने गांव में जाने के लिए बना दी। हम उन इलाकों में जाया करते थे जहां पे गाड़ी नहीं जाया करती। तो झारखंड के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे हमको मोटरसाइकिलें मुहैया करा रही, और उसका कराने का थोड़ा सिक्योरिटी रीजन भी है दूसरा, क्योंकि हम गाड़ियों में जाते हैं तो ज़्यादा कैजुअलिटीज होने के चांसेस होते हैं, तो हम 2-2 आदमी मोटरसाइकिल से जाया करते हैं। तो मोटरसाइकिल से जाया करते थे, और वो भी कहीं धक्का दे रहे हैं उसको और कहीं उतार रहे हैं, कहीं चढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखो, ये आदिवासी जिनको 2 टाइम का खाना इनको अपना कमाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और कपड़े उनके बदन पे नहीं है। वहां पे एक जाति होती है आदिवासियों में, सबर, सबसे गरीब जाति, सबर जिनको बोलते हैं, सबर जाति के लोग बाग बम्बू बेचते हैं वो लोग। तो बम्बू भी आप यहाँ लेने जाइए, बम्बू आपको कितने पैसे का देगा? 10 रुपए देते हैं उनको वो लोग, एक बम्बू का। अब बताओ 10 रुपए में क्या करें? 10 रुपए में एक बीड़ा, वो मुट्ठी का बीड़, वो आता है, मुट्ठा बोलते हैं बीड़ी का। मैंने कहा जब ये लोग इतना काम कर रहे हैं यार, तो हम तो अच्छी खासी तनख्वाह लेने वाले आदमी, हम क्यों नहीं अपना समय दे सकते? मैं रिटायरमेंट आया, फॉरेस्ट वालों के पास गया। आजकल सबसे ज्यादा बदमाश और सबसे ज्यादा हरामजादा वही है जो सरकार से सबसे ज्यादा पैसा ले रहा है। मैं आपको बता रहा, करना ही नहीं चाहता काम। मैंने अपनी 37 साल की नौकरी में 37 पैसे का गलत उपभोग नहीं किया कभी, ना सरकार के, ना किसी संस्था के, ना किसी जवान के। मुझे मेरी आत्मा बड़ा सुकून देती है कि तूने यार गलत काम कोई नहीं किया। जब आपकी आत्मा आपको ये सुकून देगी, आपको ज्यादा किसी का भजन पूजन करने की जरूरत नहीं, ज्यादा अपने विटनेसेस बनाने की जरूरत भी नहीं है। आत्मा मेरी संतुष्ट है तो सब कुछ ठीक है। तो मैंने आके फॉरेस्ट वालों से संपर्क किया, ये प्रधान जी को हमारे मालूम है। गांव में जलसा कराया, बैनर वैनर लगवाए, तमाम लोगों को बुलाया, 70 पेड़ लगवाए। हमारे पास गांव में जगह थी। वो 70 पेड़ लगाने से पहले मैंने क्या किया कि ये जो गाजर घास है ना आपके यहाँ ये खड़ी है, तो जितनी इस ग्राउंड में गाजर घास है, इससे 4 गुनी गाजर घास मेरे ग्राउंड में थी। तो मैं डेली जाके हाथ से फाड़ता था। वहां पे ये ततैये भी बैठे रहते हैं इस घास में, तो मुझे कई बार ततैयों ने काट दिया। तो मेरे गांव वाले रोड से जा रहे, देख रहे कि एक पागल आदमी घास फाड़ रहा है, ये गाजर घास ना। तो उन्होंने कभी आके ये पूछने की कोशिश नहीं करी कि भाई साहब क्या कर रहे हो, हम भी आपका सहयोग करें, हम भी आपका साथ दें। तो हमारे यहाँ गट्ठड़ बोलते हैं। मैंने 35 गट्ठड़ एक हफ्ते में वहां से घास के उखाड़े, ग्राउंड से उखाड़ने के बाद उनको नाले में डाला, फिर फॉरेस्ट वालों को बुलाया, एक अच्छा जलसा कराया और करीबन 70 पेड़ लगाए। तो हमने बोला यार ये पेड़ तो हमने लगा दिए, गुरुजी इनकी गार्डिंग वार्डिंग कुछ दोगे? तो उन्होंने जिस दिन लगा के फोटो खिंचाई थी अपने डीएफओ और कंजर्वेटर वगैरह को भेज दी होंगी। उसके बाद दोबारा उन्होंने कभी आके नहीं देखा कि हमने कहीं पेड़ लगाए थे। उनमें से कोई सरवाइव हुए या नहीं हुए, मरे जीते, कोई मतलब नहीं है। अब ये संस्थाएं काम कर रही हैं बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी कमाई के, और अपने से ही पॉकेट से खर्च करके। तो हिंदुस्तान में ऐसे 2-3-4 किस्म के आदमी हो गए। एक तो वो जिनको सरकार दे रही, ऊपर से और भी ले रही, ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, कर्तव्य अपने फिर भी ठीक नहीं है। और एक वो समाज है, वो लोग हैं जो अपना समय, अपना धन और अपना सर्वस्व देश के लिए, इन भले कार्यों के लिए अर्पण करने में, तो उन लोगों को सदैव जो है उनके चरणों में अपना सिर रखने की कोशिश करूँगा, जो लोग अपना इस प्रकार से सर्वस्व अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए दे रहे हैं। और ईश्वर करेगा उनकी मदद। तो अभी हम आए तो 2-4 दिन पहले हमने यहाँ कुछ पेड़ लगाए, प्रधान जी भी साथ में थे, 2-4 आदमी थे, करीबन 10-15-20 पेड़ हमने यहाँ लगाए थे। कुछ हमने अपने और गांव के लिए भी रखे हैं। तो मतलब यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अपना घर बार छोड़ के अपना समय जो है समाज को दे रहे हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके धन्यवादी होना चाहिए।
और ये जो हरेला वगैरह जो पेड़ लगाने का कार्यक्रम है बहुत ज़्यादा, जैसे पुरोहित जी ने अभी बताया है कि मरने से लेकर जिंदगी को गाना भी होता है ना, मरते लकड़ी जीते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का, तो इसके बगैर काम नहीं चलेगा। आज मैं खबर पढ़ रहा था चाइना ने ऑर्डर कर दिया, बोला कोई भी डेड बॉडी अब यहाँ पे जो है ये जमीन में गड़ाई नहीं जाएगी, किसी भी जाति मजहब पंथ का आदमी जलाया जाएगा। परेशान हो गए होंगे। तो हमें इनसे सीख लेनी चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए, जो आपसे योगदान हो वो करिएगा। और इस प्रकृति को संभालने के लिए, लोगों की सेहत को संभालने के लिए पेड़ों का लगाना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। ज़्यादा मुझे इस पर कोई ज़्यादा ज्ञान है नहीं, और सभी का मैं एक बार फिर से जो है धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, अच्छी जानकारी दी है आपने। और अब जैसे कि प्रकृति का जो संरक्षण हम करते हैं, पेड़ों का लगाना जितना ज़रूरी है उतना पेड़ों को बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही बात आती है कि जन्म से लेकर जब तक पौधा छोटा सा होता है तब से बड़ा होता है, तब तक वो देता ही देता रहता है, हमसे कुछ लेता नहीं है, लिया उसने कुछ नहीं है। और जब हम अंत में जाते हैं तो भी हम पेड़ के उसको लकड़ी को लेकर ही जाते हैं। तो हम जितना इनको बचा सकते हैं, जितना लगा सकते हैं उतना हम करें। अब मैं निवेदन करूंगी, हमारे साथ में हैं अनिल बसनेत जी, कि वो भी हरेला के बारे में, हरियाली पर्व पर, पर्यावरण पर 2 शब्द। धन्यवाद मैडम। आज के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम जो धात जो यहाँ के संस्था है उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। धात संस्था के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारी डोभाल मैडम भी है साथ में, उनका भी बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे साथी सहयोगी और समय समय पर मुझे अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं बड़े भाई सम्मानित प्रदीप डोभाल जी, बहुत सम्मानित बड़े भाई हमारे विजय साई जी, भाई राजीव थापा जी, विनोद जी एवं सभी सम्मानित क्षेत्रवासीगण, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। मैं गांधीग्राम के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों का, यहाँ मातृशक्ति बैठी हुई हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ, उनका विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने समय दिया, यहाँ वृक्षारोपण करने का जगह दी, यहाँ पे हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार। यह हरेला पर्व चल रहा है, इस पर्व पर यहाँ सभी ने विस्तृत जानकारी दी कि मुझे इतनी जानकारी नहीं है, और धात संस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी, इनका बहुत धन्यवाद। इस हरेला पर्व पर मैं आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और साथ ही आज एक शुभ दिन भी है, आज विश्व संरक्षण दिवस है, मेरे ख्याल से कुछ विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। इस दिन पर आपने ये आयोजन किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसका मुख्य उद्देश्य यह है इस दिवस का कि जो हमारे विलुप्त हो रहे हैं, जो हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे जो विलुप्त कर रहे हैं, उस विलुप्त होते हुए जीव जंतु पेड़ पौधों का जो हम संरक्षण करें, उनकी रक्षा करें, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश इसी प्रकार हरा भरा रहे, आप लोग इसी तरह इस कार्य को हमेशा सुचारू रूप से चलाते रहें। आप सभी का धन्यवाद, और इसी मैं अपना वाणी यही विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बसनेत जी। सच में है तो कि उत्तराखंड तो हरेला मना ही रहा है, लेकिन विदेशों में भी इसकी गूंज हो रही है। पिछली बार भी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ पर भी जो यहाँ के लोग गए हुए हैं, जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने भी इसको यहाँ देख करके सबने हरेला मनाया और सबने पेड़ पौधे लगाए हैं वहाँ पर। तो हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड के जो लोक पर्व हैं, ये विश्व में भी अपनी गूंज बिखेर रहे हैं, अपनी मधुर छाप छोड़ रहे हैं। और हम चाहेंगे कि ये हरेला हर वर्ष हम मनाते रहें, इस धरती को हरा भरा कर सकें। इसके साथ ही मैं हमारे साथ में अर्चना है, उससे निवेदन करूंगी जरा 2-4 नोड़े जो नारे हैं अपने स्टाइल में लगवा दे जरा। ये छोटी सी बच्ची है और ये इंटीरियर डिजाइनर है, लेकिन धाद में काम करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए इसने अपनी सर्विस छोड़ दी है और धाद में काम करेगी। बहुत धन्यवाद मैम। और धाद की ओर से आप सभी को एक बार फिर से हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं।
कार्यक्रम बहुत अच्छा जा रहा है, बस समाप्ति की ओर है। लेकिन एक शिकायत हमारी रहेगी कि आप में से किसी ने कुछ बात नहीं रखी अपनी। क्या आपको कैसा लगा आज कि हम लोग यहाँ पे आए, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, या आप इतना प्रकृति के बीच में इतनी सुंदर जगह पे रहते हैं, नदी किनारे रहते हैं, तो यहाँ पे तो पेड़ पौधों की और ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि कटाव नदी से होता है खेतों का, आप सब जानते हैं। तो आप भी जरूर, मैं चाहूंगी आप में से कोई ना कोई एक जन अपनी बात जरूर रखे, कोई भी। पीछे एक बिटिया बैठी है। हाँ, आप आ जाइए थोड़ा सा, बस एक हरेला की बधाई आप चाहे दे दीजिए। खासकर जो बच्चे हैं वो तो स्कूल में भी एनवायरनमेंट और पर्यावरण से लेकर बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। कोई भी थोड़ा सा कुछ, कुछ भी। आपको कैसा लगा आज हम यहाँ पे आए? गुड इवनिंग टू ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी आए। हमारे स्कूल में भी इस बार हरेला पर्व मनाया था और फूल डे भी मनाया था। मतलब मैंने पहली बार देखा था वो, और अच्छा लगा था। मतलब हमारे स्कूल में भी बहुत अच्छा लगा था वो, और सबने तारीफ भी की थी, हमने भी किया था, और यहाँ पे आके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल प्रकृति से जुड़े हुए हमारे, क्योंकि उत्तराखंड को बहुत प्रकृति से जुड़ा हुआ राज्य, हिमालय में हम रहते हैं, तो सारे जो पर्व हैं वो भी प्रकृति से जुड़े हुए। और अंत में बस एक बार हम लोग नारे लगा देंगे, जैसे मैम ने शुरू में भी लगवाए थे, कि चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। लेकिन मतलब यहाँ से मैं तो बहुत जोर से बोलने वाली हूँ, आवाज बिना माइक के भी, हालांकि थोड़ा आज गला ठीक नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी वहां से भी फिर उतनी आवाज आनी चाहिए, तब मजा आएगा नारे लगाने का। और हमारे साथ सुशील पुरोहित जी हैं, बस खैर वैसे वो नारे लगाने में एक्सपर्ट है, तो उनके सामने तो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। और आप लोग भी उतने ही जोर से और जोश के साथ, कि प्रकृति का जो कण कण है हमारे आसपास, वहां तक वो नारे जाएं। तो चप्पा चप्पा हरा करेंगे, आप कहिएगा हरियाली से धरा भरेंगे। और एक हम कहेंगे सुनो हरेला का संदेश, आप कहिएगा हरा भरा हो मेरा देश। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। एक बार सब हाथ उठा के मेरे साथ, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। बहुत धन्यवाद। अब मैं अंत में सभी का शुक्रिया करते हुए, आप लोगों ने हमें यहाँ अवसर दिया आने का और हमारी बात सुनी, अपनी बात कम सुनाई। पर महिलाएं कोई नहीं, कोई तो बोल सकता है, 2 शब्द तो बोल ही सकते हैं, नहीं? मैं अंत में डोभाल जी से निवेदन करूंगी कि वो आप सबका धन्यवाद भी करें और साथ में जो है हरेला से जुड़ी हुई 2-4 अपनी बातें रखें। धन्यवाद। विशेष रूप से धात को तो धन्यवाद है ही है, लेकिन जो इस मुहिम में हम शामिल हुए और अपना समय यहाँ पे दिया, उसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। विनोद जी सामने बैठे हैं, वो कह रहे कोई कहानी जरूर सुना देना। थोड़ा समय जब ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं भाई कहीं लंबी कहानी ना हो जाए, बहुत शॉर्टकट में। और पौधों के बारे में, पेड़ों के बारे में एक काम तो मैं पहले करना चाहूँगा कि भाई लोक पर्व कहा, हमारा प्रदेश का पर्व है, लोक पर्व है, और अतिथि देव भव भी होता है कि धात हमारी अतिथि है यहाँ पे। तो लोक पर्व हो या कोई त्यौहार हो या कोई अतिथि जहाँ पे आए हो हमारे घर पे, तो हम मुँह मीठा जरूर कहते हैं। तो मैं किस सज्जन से कहूँगा इसमें थोड़ा सा वो है मिष्ठान, तो सबको मिष्ठान ग्रहण भी करा दें। और तब तक मैं एक छोटी सी स्वरचित कहानी कल्पना की। वैसे तो हम पेड़ पौधों को लिविंग थिंग कहते हैं कि भाई इनमें भी प्राण है। पत्थर तो बड़ा नहीं होता, लेकिन पौधा जब रोपित होता है तो धीरे धीरे विकसित होता है, बड़ा होता है।
बसंत जी, हम जो लोग हैं ना, जिसे मनुष्य कहा जाता है, कभी हमारी मांगे पूरी नहीं होती या हम जो चाहते वो नहीं होता, तब क्या करते हैं भाई? कोई कर्मचारी है, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, क्या कर रहे हैं? धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यही होता ना भाई, कोई समाज है, कोई गांव है, कोई क्षेत्र है, कोई उनकी समस्या जब उनकी सुनवाई नहीं होती तो वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक एक दो दो दिन भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, ट्रेनें रोक दी जाती हैं। तो जिस तरह से मैंने कहा कि ये भी जीवित तरह से लिविंग थिंग्स हैं, पेड़ पौधे, और ये भी बिना किसी मोल भाव के हमें दे रहे हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक अत्याचार इन पेड़ पौधों के ऊपर हो रहा है और हम कर रहे हैं मनुष्य। कहीं पे रेलवे ट्रैक के नाम पे, कहीं पे नई नई कॉलोनियाँ बसाने के नाम पे तो इनका दोहन किया जा रहा है। तो कोई क्रांतिकारी पेड़ था, उसने कहा जी ऐसे तो धीरे धीरे हम भी ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो पेड़ों ने कहा जी क्या करें? कह रहे हम भी हड़ताल कर दें। कि हड़ताल कैसे कर देंगे, हम तो चल फिर नहीं सकते। कि नहीं, जहाँ पे हम खड़े हैं वहीं से जो काम हम कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि भाई कर्मचारी क्या करता है, पेन रख देता है कि हमें काम नहीं करना है, तो कह रहे हाँ कि हमें भी वही काम करना है। सुन रहे ना तोमर साहब? तो पेड़ पौधों ने कहा कि हम भी हड़ताल कर देते हैं। तो हड़ताल क्या, वो जो बड़ा पेड़ था क्रांतिकारी, उसने कहा जी क्या करना है कि जो हम ले रहे हैं वो लेना नहीं है और जो दे रहे हैं वो देना नहीं है। शुरू हो गया जी, हड़ताल शुरू हो गई, मुहिम शुरू हो गई। एक पौधे से दूसरे पौधे को पहुँचते पहुँचते बातें सारे पेड़ पौधों तक पहुँच गई और उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। और बंद क्या कर दिया? जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसको लेना बंद कर दिया उन्होंने, और जो ऑक्सीजन वो दे रहा है उसने वो देना बंद कर दिया। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान खत्म हुआ धीरे धीरे, तो हम लोगों को थोड़ी दिक्कत आने लगी। जो प्राणी थे ना, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो, हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उस समय छटपटाने लगे कि क्या हो गया क्या हो गया। अब नेताओं ने भी बड़ी गुहार लगाई, साइंटिस्ट को बोला जी क्या हो रहा है जी, वैज्ञानिक दौड़ पड़े जी क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो करते करते किसी गांव में कोई बुजुर्ग था, उसने बात पकड़ ली। उसने कहा भाई हड़ताल हो गई है। कि क्या हड़ताल हो गई? कि पेड़ों ने हड़ताल कर दी। कैसे मालूम? कि पत्ता भी नहीं हिल रहा है, सब शांत खड़े हैं पेड़ पौधे, न ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं न ऑक्सीजन दे रहे हैं। कि ऐसा क्यों कर दिया? वो इसलिए कर दिया कि मानव जाति ने जो विकास के नाम पे हमारा दोहन करना शुरू किया, हमें काटना शुरू किया, हमें ख़त्म करना शुरू किया, वो हमने बहुत गलत कर दिया। कि क्या किया जाए? अब हम पेड़ पौधों की पूजा करें, पुरोहित जी पूजा करें, इनकी परिक्रमा करें, इनसे माफ़ी मांगें कि नहीं आगे से ऐसा नहीं होगा, और अगर हमने थोड़ा सा आपसे चाहा है तो हम बहुत कुछ आपको करेंगे। तो वो तब जाके फिर जब पूजा अर्चना हुई तो पेड़ पौधों ने अपनी हड़ताल ख़त्म की और एक काम शुरू हुआ। तो मेरा यही कहना है कि भाई काश या कहीं ऐसा ना हो जाए कि वास्तव में ये जाग जाए, इनकी यूनियन बन जाए और ये हड़ताल कर दें। इससे पहले हमें जागना होगा। जो इनका अनैतिक रूप से जो दोहन हम कर रहे हैं वो रुक जाना चाहिए। और कोशिश तो मैंने पहले ही कहा है कि जब एक समय आएगा कि जहाँ पे हरेला या फूलदेई या दूसरे काम कोना कक्षा का शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बात होगी, जिस तरह आपने आपदाग्रस्त बच्चों के लिए उनकी शिक्षा का उपाय ढूंढा, तो जब एक चर्चा परिचर्चा कभी 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल के बाद होगी, तो उसमें जो धात का प्रयास है उसकी अनदेखी कहीं नहीं हो पाएगी। ज़रूर कहीं ना कहीं नाम आएगा कि ये हरेला शुरू से था, लेकिन हरीश रावत जी के टाइम पे इसको मुख्य रूप के धात ने उठाया और स्टेट में एक दिन की छुट्टी भी हुई। तो ये सारा प्रयास मैं तो कहता हूँ कि आपको जाता है, आपके बधाई के पात्र हैं आप सब लोग। और मेरी शुभकामनाएं सिर्फ यही है कि धात जिस मकसद को, जिस एम को लेकर आगे चला है, बड़ा है, आप अपने मकसद में, अपने एम में कामयाब, अपने गोल को अचीव कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप यहाँ पे आपके आगमन पे मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से ग्रामवासियों को आप इसे यही ख़त्म मत कर देना कि हम आए थे बैठे थे, कि हम आपस में बैठे हैं। तो इसका कोई सुंदर नतीजा निकलना चाहिए। ये पौधे हैं अपने आंगन में लगाइए,
इनका बचाव कीजिए, जगह नहीं है तो बाहर लगाइए और इसको और हरा भरा बनाइए। रोहित जी ने वास्तव में कह दिया, ठीक बात कही है कि अगर हमारे मेडिकल टेस्ट हों कि जो इस क्षेत्र में रह रहा है, शहर में रह रहा है, दिल्ली बॉम्बे में रह रहा है, तो उनके अलग अलग मानकों में रिजल्ट्स आएंगे। तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम ऐसे हरे भरे वातावरण में रह रहे हैं, लेकिन इसको बना के रखना भी हमारा फर्ज है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद डोभाल जी। अब हम पेड़ लगाएंगे और कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद सभी, आप सभी का बार बार धन्यवाद।